Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics first year, chapter number 3, Matrices and Determinants, exercise 3.5. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एशेलन और रिड्यूस एशेलन फॉर्म को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। आज के इस लेक्चर में हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर कोई अननोन गिवन होगा लाइक लैम्डा या कोई भी अननोन आपको वो देगा तो आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो आपको वो क्वेश्चन में देगा। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको एक ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिसमें इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ एट द सेम टाइम ज़ीरो वो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं। अब देखिए कि ऐसा सिस्टम याद रखिए हमेशा कंसिस्टेंट होता है, यानी उसका एक सोल्यूशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम वंस अगेन मैं रिवाइज़ करवा दूँ, ऐसा सिस्टम जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे इनकॉन्सिस्टेंट होता है। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशंस के सिस्टम का हमेशा एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और किसी केस में एक से ज़्यादा सोल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि जब हम इस सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स डेवलप करें और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो उस केस में हमारे इस सिस्टम का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो होगा एक्स भी ज़ीरो कर दें, वाई भी ज़ीरो कर दें और जी भी ज़ीरो कर दें, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इससे जो मैट्रिक्स ए डेवलप किया जाए और उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए और वो आंसर ज़ीरो के इक्वल आ रहा हो तो उस केस में याद रखिए कि उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करेंगे, यानी उसके इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो हम इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके ये चेक करते हैं कि इस सिस्टम का एक सोल्यूशन है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, और फिर अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं तो फिर उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एवेल्यूएट करने से। देखिए ए मैट्रिक्स है 1 2 -2 2 1 5 5 4 और 8। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना चाहते हो तो आप ज़रा डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एवेल्यूएट कर सकते हो। सो ये 1 × 8 -20 आ जाएगा, -2 × 16 -25 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा और उसके बाद देखिए 8 -5 आ जाएगा। तो अब हम इसे एवेल्यूएट करते हैं। ये आंसर आ रहा है -12, -2 × ये आ रहा है -9 और ये आ रहा है 3। तो -12 + 18 -6 ये आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के इन्फिनिट नंबर ऑफ़ मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। हम उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कि उसने हमें क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी कि आप एशेलन फॉर्म को यूज़ करें या रिड्यूस एशेलन फॉर्म को यूज़ करें या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए इस सिस्टम को सॉल्व करें। तो जब आपकी चॉइस है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी मैट्रिसेस को इन्वॉल्व करें या ना करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं मैट्रिसेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं जस्ट इस सिस्टम को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हुए इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता हूँ। देखिए कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 आ रहा है तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। उन इन्फिनिट सॉल्यूशंस को फाइंड करने का यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ये तरीका होगा कि आप पहली दो को सॉल्व करते हुए y को एलिमिनेट कर दो और सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x को एलिमिनेट कर दो। तो आपके पास x भी इन टर्म ऑफ z आ रहा होगा और y भी इन टर्म ऑफ z आ रहा होगा, और z को आप t असाइन करेंगे तो उसके थ्रू x, y और z की वैल्यू जनरल इन टर्म्स ऑफ t आपके पास आ जाएंगी। अब ये t क्या है? t कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि आपको इस सिस्टम के इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको सॉल्व करते हुए y को एलिमिनेट करो। ये आपकी एक अपनी चॉइस है, यानी आप y को एलिमिनेट ना करो, बेशक आप x को एलिमिनेट कर दो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके मैं कह रहा हूँ आप x को एलिमिनेट करें, आप कहें नहीं मैं y को एलिमिनेट करूँगा तो भी ठीक है। लेकिन ये है कि आपने x और y को इन टर्म्स ऑफ z फाइंड करके और z को जनरल वैल्यू t असाइन करनी है। तो इसमें अब आप देखिए कि अगर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हुए y को एलिमिनेट करो तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है जबकि सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो दोनों 2y हो जाएंगे और माइनस करवाने पर 2y एलिमिनेट हो जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ z आ जाएगा। सो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा जी? 4x + 2y + 10z = 0। अब आप देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट 2 आ रहा है और फर्स्ट इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 2 है। जब कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड तो सेम हो, साइंस भी सेम हो तो फिर हम सब्ट्रैक्टिंग करवाते हैं, और साइंस पहले से ही ऑपोजिट हो तो फिर हम एडिशन करवाते हैं।
तो इस केस में आप देख रहे हैं कि दोनों का कोफिशिएंट 2y बन चुके हैं, तो अब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आप लिख दोगे एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1। तो इसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें, x प्लस 2y माइनस 2z इज़ इक्वल टू 0। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये साइंस सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ये 2y और 2y एलिमिनेट हो गया, 4x माइनस x 3x आ गया, और प्लस 10z प्लस 2z 12z इज़ इक्वल टू 0, 3x इज़ इक्वल टू माइनस 12z, x इज़ इक्वल टू माइनस 4z। अब x इन टर्म्स ऑफ z आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आप देखिए तो आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हुए x को एलिमिनेट अगर करना चाहो तो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, जबकि थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 है। आप सेकंड इक्वेशन को 5 से और थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो दोनों के कोफिशिएंट्स 10 हो जाएंगे, और फिर आप सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 एंड इक्वेशन 3 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो अब आप इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 2 10 आ जाएगा, 10x प्लस 5y प्लस 25z इज़ इक्वल टू 0। जबकि इक्वेशन 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 10x प्लस 8y प्लस 16z इक्वल्स टू 0। अब आपने सब्ट्रैक्शन करवानी है तो ये साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, 10x और 10x एलिमिनेट हो गया, 5y माइनस 8y माइनस 3y आ जाएगा, और ये प्लस 9z आ जाएगा। अब 9z इक्वल टू 3y आ रहा है, और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ z जो है, अगर आप 3 को इधर आकर डिवाइड कर दो तो 3z आ रही है। अब y भी इन टर्म ऑफ z फाइंड कर लिया और x भी इन टर्म ऑफ z फाइंड कर दिया। अब आप लिखेंगे पुट z इज़ इक्वल टू t, देन x इज़ इक्वल टू माइनस 4t, y is equal to 3t and z equal to t, which is the required solution of this homogeneous system of equations। इसमें t क्या है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन तो यहाँ तक आ गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ तक एंड हो चुका है। लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, आप ये देखेंगे व्हाट इज़ t। आप कहेंगे कि जी t कोई कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है जो कि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू z को असाइन करो तो पूरे सिस्टम को उसकी कोरस्पॉन्डिंग वो वैल्यूज़ असाइन कर दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर आप कहते हो t की वैल्यू 2 है, तो फिर x की वैल्यू माइनस 8 होगी, यानी 2 यहाँ पर पुट करेंगे, y की वैल्यू 6 होगी और z की वैल्यू 2 होगी। आप x, y और z की ये वैल्यूज़ लेते हुए पहली इक्वेशन में पुट करें वो भी ट्रू होगी, सेकंड में पुट करें वो भी ट्रू होगी, और थर्ड में पुट करें वो भी ट्रू होगी। आप एक दफ़ा जल्दी से देख लें, माइनस 8 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। हम चेक करते हैं ये ट्रू है या नहीं है। माइनस 8 प्लस 12 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 0 ट्रू है। अब आप इसी सॉल्यूशन को सेकंड में पुट करो, 2 इंटू माइनस 8 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 0, माइनस 16 प्लस 6 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। अब आप इन्हीं वैल्यूज़ को थर्ड में पुट करो, 5 इंटू माइनस 8 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 0, माइनस 40 आ रहा है, प्लस 24 आ रहा है, प्लस 16 आ रहा है, 0 इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ हमारे पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब अगर मैं t को मिसाल के तौर पर 2 नहीं बल्कि 1 असाइन करता हूँ, तो अब x की वैल्यू क्या ली जाएगी, -4, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1। आप इस सिस्टम में ये वैल्यूज़ x, y और z की पुट करो, ये फिर भी सेटिस्फाई करेगा तीनों को। अगर आप t की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं बल्कि आप कहते हो -3 लें, तो अब x की वैल्यू 12 हो जाएगी, y की वैल्यू -9 हो जाएगी, z की वैल्यू -3 हो जाएगी। इस सिस्टम का ये सॉल्यूशन भी उसमें पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से तो फिर t की कितनी वैल्यूज़ ली जा सकती हैं, आप कहेंगे इन्फिनिट नंबर ऑफ़ मैनी वैल्यूज़ ली जा सकती हैं। तो हमारे इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, आप कहेंगे इन्फिनिट नंबर ऑफ़ मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो जनरल सॉल्यूशन हमने इन टर्म्स ऑफ t जब दे दिया तो इसके पार्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए t को डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करते जाएँ, आपको अरबों खरबों की तादाद में डिफरेंट सॉल्यूशंस इस सिस्टम के मिल जाएंगे। आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमारे होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन उस केस में आएगा जब ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो
तो फिर तो ट्रिवियल सोल्यूशन x0 y0 और z0 आएगा। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है फिर इसका एक नहीं बल्कि इन्फिनिट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, और वो हमने इन टर्म्स ऑफ t दे दिए हैं और इन्फिनिट सॉल्यूशंस दिए हैं। t को डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएँ तो आपको इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस सिस्टम के। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया, इसके सेकंड और थर्ड पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही आप करेंगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है जिसमें ये जो लैम्डा है आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये क्या है, और इस तरह से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है कि सच दैट कि हमारे सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। हमारे सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट कर सकता है, याद रखिए, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है। इट मीन्स कि अगर आप ए मैट्रिक्स यहाँ पर बनाएं तो वो होगा 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2। अब अगर तो आप चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो इसके डिटर्मिनेंट को 0 होना चाहिए। तो आप कहेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। इसका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए कि लैम्डा की वैल्यू -5 आ रही है, यानी लैम्डा की वैल्यू -5 जब यहाँ पर पुट की जाएगी तो जो रिजल्टिंग सिस्टम होगा उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू -5 के अलावा दुनिया की कोई भी वैल्यू लेकर यहाँ पर पुट की जाए तो इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा, सिर्फ वही एग्जिस्ट करता होगा। तो हमने तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेने थे, लिहाजा लैम्डा की वैल्यू -5 हमारे पास आ रही है तो हमारा सिस्टम -5 के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। तो सिस्टम बनेगा क्या, तो लैम्डा की वैल्यू -5 जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो -5 इंटू -5 +5 हो जाएगा, और ये प्लस जी आ रहा है तो आपका सिस्टम ये शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब इस सिस्टम के कितने सोल्यूशन होंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मींस के इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशंस होंगे। अब उन इन्फिनिट सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 कह के यूजिंग अगेन एलिमिनेशन मेथड भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया जा सकता है, और यूजिंग एशेलन एंड रिड्यूस एशेलन भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं अगर इसको मिसाल के तौर पर एलिमिनेशन मेथड जैसा मैंने अभी आपको बताया था उसी को लेकर सॉल्व करता हूं, तो आप फर्स्ट 2 में से सॉल्व करते हुए y को एलिमिनेट कर तो आप सिंपली माइनस करोगे। आप लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो आप सेकंड इक्वेशन यानी 2x + y + 5z = 0 में से फर्स्ट इक्वेशन x + y + z को अगर माइनस कर दो तो आप साइंस को चेंज करोगे। ये सारे साइंस चेंज होने पर y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x - x का आंसर x आ जाएगा और ये 4z आ जाएगा = 0। तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ z आपके पास -4z आ रही है। अब अगर आप सॉल्व करो सेकंड और थर्ड को और उसमें से x को एलिमिनेट करना चाहो तो आपको सिंपली थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो आप लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 2 and subtracting equation 2, यानी आप थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ। देखिए थर्ड इक्वेशन जब 2 से मल्टीप्लाई होगी 2x आ जाएगा, 4y आ जाएगा और 4z आ जाएगा और = 0। और अब इस इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करवा दें तो सेकंड इक्वेशन है 2x + y + 5z = 0। अब जब ज़ाहिर है माइनस करवाएंगे तो साइन तो सारे ही चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3y आ रहा है और जबकि ये -9z आ रहा है तो 3y = 9z आ रहा है और y = 9z/3 यानी y = 3z आ रहा है। अब आप देखिए तो x भी इन टर्म ऑफ z और y भी इन टर्म ऑफ z आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप लिखेंगे लेट z = t, देन x = -4t, y = 3t एंड z = t। अब ये t क्या है, जिस तरह मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, आप t को डिफरेंट वैल्यूज़ ले देते जाओ, x, y और z की इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी वैल्यूज़ आती जाएंगी जो हमारे सिस्टम को सेटिस्फाई करती होंगी। तो अब आप इसके सेकंड पार्ट की तरफ अगर देखें तो उसमें जब आप इसका डिटर्मिनेंट = 0 पुट करते हुए लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ लैम्डा आ रही होगी। उससे आपको लैम्डा की एक वैल्यू +2 और एक वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो एक दफ़ा आप पूरे सिस्टम में लैम्डा की वैल्यू 2 लेकर पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे और फिर इसी तरह लैम्डा की वैल्यू -2 लेते हुए पूरे सिस्टम को सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट
जो कि अगर देखा जाए तो वो फर्दर 2 पार्ट्स हैं। मैं आपको वो दोनों पार्ट्स होमवर्क दे रहा हूँ, यानी लैम्डा की वैल्यू 2 लेकर सिस्टम को सॉल्व करना और लैम्डा की वैल्यू -2 लेकर सिस्टम को सॉल्व करना। हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी वैल्यू ऑफ लैम्डा हमने इस तरह से सॉल्व करनी है सच दैट कि हमारे सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन ना हो बल्कि इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशंस हों। तो आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो सिस्टम गिवन है ये होमोजीनियस नहीं है, और होमोजीनियस नहीं है तो इसका अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और उसका रैंक कैलकुलेट करें तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को आपस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व से लेस होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर 3 आ रहे हैं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को 3 से लेस होना चाहिए। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे सोल्यूशन के इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसका सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका रैंक फाइंड आउट करेंगे और उसके रैंक को देखते हुए वैल्यू ऑफ लैम्डा को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी 1, 4, लैम्डा और 2 लिख दिया। उसके बाद 2, 1, -2 और 11 लिख दिया। उसके बाद 3, 2, -2 और 16 लिख दिया। ये आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब आपने इसका रैंक फाइंड आउट करना है तो उसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 के नीचे आपको ज़ीरोज़ बनाने हैं तो आपको 2 रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर लिख दें कि वी आर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। आपने इस 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं, तो आप देखिए कि आप इस 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनाना चाहते हो तो आप R2 को 0 करना चाहते हो और R3 को 0 करना चाहते हो। क्या करोगे, R1 की मदद से दोनों को करना है तो यहाँ पर R1 लिख दिया जाएगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 -2 होता है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 -3 होता है। ये 2 ऑपरेशंस हम यहाँ रफ वर्क पर परफॉर्म करते हैं। देखिए R2 आप लिखेंगे 2, 1, -2 और 11 और 2R1 करेंगे। 2R1 मतलब है 2, 8, 2 लैम्डा और 4। आपने इसको माइनस करना है तो माइनस 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 और माइनस कर दिया जाएगा। 2 - 2 0 आ जाएगा, ये आंसर -7 आ जाएगा। ये -2 लैम्डा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप ये यहाँ पर लिख देंगे। अब आपने R3 - 3 R1 करवाना है। R3 है 3, 2, -2 और 16, जबकि 3 R1 से मुराद है आपने R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 आएगा, 4 3 12 आएगा, 3 लैम्डा आएगा और 3 2 6 आ जाएगा। आपने इसको माइनस करवाना है तो माइनस 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 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये -10 आ जाएगा, ये -2 -3 लैम्डा आ जाएगा और ये 16 - 6 का आंसर 10 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पर R3 में पुट कर देंगे। तो अब आप देखिए कि 1 के नीचे ज़ीरोज़ बनाने के बाद आपको इस एंट्री को 1 बनाना है तो आप उसके लिए रो ऑपरेशन लिखेंगे। आपने R2 को 0 करना है और क्या करें, -1/7 कर दें। -1/7 R2, यानी बाकी सब तो ऐसी आ जाएंगी। -1/7 R2 करते हैं जी, 0 -7/-7 आंसर 1 आ जाएगा। माइनस को देखिए अगर हम कॉमन लें तो 2 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। अब देखिए कि इसके 1 बन जाने के बाद इसको 0 करना है तो आप रो ऑपरेशन क्या लिखेंगे जी, हम करना चाहते हैं R3 को 0 R2 की मदद से करना चाहते हैं और क्या करें कि +10 कर दें। तो आप R3 लिखेंगे रफ वर्क में 0 -10 -2 -3 लैम्डा और 10 और 10 R2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 10 से जब ये सारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 + 20 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा और 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -10 आ जाएगा। अब आप इस सब को ऐड करना चाहते हो तो 0, ये भी 0। अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहेंगे तो 20 + 20 लैम्डा बाय 7 प्लस -2 -3 लैम्डा। अब आप इसका एलसीएम लें तो 7 आएगा। 20 + 20 लैम्डा, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -14 -21 लैम्डा आ जाएगा। अब इसको आप देखिए तो 20 - 14 का आंसर 6 और 20 लैम्डा -21 लैम्डा का आंसर -लैम्डा डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ रहा है 6 - लैम्डा डिवाइडेड बाय 7 और ये आंसर आ रहा है 0। तो अब आप ये करेंगे कि 1 4 लैम्डा 2 को ऐसे ही लिख देंगे, 0 1 2 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7 को ऐसे ही लिख देंगे, -1 को ऐसे ही लिख देंगे। आप इस R3 को लिख देंगे 0 0 6 - लैम्डा डिवाइडेड बाय 7 और 0। अब आप देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए, अगर तो ये एंट्री नॉन ज़ीरो हो तो रैंक ऑफ ए क्या है, 3।
जबकि सिस्टम में वेरिएबल्स भी हैं 3, तो इस सिस्टम का तो यूनिक सोल्यूशन होगा। उसने कहा डज़ नॉट पोजेस यूनिक सोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए को नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम इस पूरी रो को 0 कर दें तो फिर इसका रैंक 2 आ जाएगा और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 हैं। तो इसका रैंक 2 लाने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा 6 माइनस लैम्डा बाई 7 को इक्वल टू 0, यानी ये एंट्री भी अगर 0 हो जाए तो 0 0 0 0 रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 होगा, जबकि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपके पास 3 होंगे। तो हमारे सिस्टम के इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा अगर हम फाइंड करें 7 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू 6 को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा 1 4 6 2 0 1। यहाँ पर देखिए 6 पुट करने पर 6 2s आर 12, 12 प्लस 2 14, 14 बाई 7 2, ये 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। और 0 0 लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करने पर 6 माइनस 6 0, 0 बाई 7 0, तो ये भी 0 और ये 0 आ रहा है। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रहा है। अब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर इक्वेशंस डेवलप करना चाहें तो आप लिखेंगे x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2। इसमें देखें तो x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा होगा, लिहाजा अब आप लिख देंगे पुट x3 इज इक्वल टू t, देन x2 प्लस 2t इज इक्वल टू -1, x2 की वैल्यू -1 माइनस 2t आ रही है। x2 की इस वैल्यू को और x3 की इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो x1 प्लस 4 इंटू x2 की जगह पर -1 माइनस 2t आ जाएगा, प्लस 6 इंटू x3 की जगह पर t आ जाएगा। तो x1 माइनस 4 माइनस 8t प्लस 6t इज इक्वल टू 2 आ रहा है। x1 ये -4 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा जी, +4 और 2 + 4 6 हो जाएगा, और ये आंसर आ रहा है -t और 2t और इस तरफ आकर +2t हो जाएगा। सो x1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 2t + 6। तो x1 x2 और x3 की इन वैल्यूज़ के लिए हमारे सिस्टम के इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे कि जब लैम्डा की वैल्यू 6 होगी। तो अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू 1 2 3 कोई भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से देना चाहें तो यहाँ पर x3 की वैल्यू x2 और x1 की वैल्यू अकॉर्डिंगली आप डेवलप करके उस सिस्टम में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सिस्टम के इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते होंगे। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आई थिंक कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका है। हम आने वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।